वेलकम डियर स्टूडेंट इन अवे चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए मैं क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले वीडियो में मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का स्टडी किए थे। सबसे पहले हमने बताया था मीडियम के बारे में, मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, दोनों का डेफिनेशन था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, ये क्यों होता है। दूसरी बात था जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कौन कौन से पैरामीटर चेंज होता है और कौन से नहीं होता। तो हमने बताया था सारा पैरामीटर चेंज कर जाता, सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर होता, वो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, जो कभी भी चेंज नहीं करता था, रिमेंस अनचेंज होता है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने डायग्राम दिया था। ये एक हमारा क्या था, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलो या मटेरियल। ये हमारा पारदर्शी कितना माध्यम है या तो हमारा ये पदार्थ है। एक हाइपोथेटिकल क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। ये हमारा इंसिडेंट रे है जो ऐसे इसको चलना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस और इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से या तो ऐसे मूव कर जाएगा या तो वो ऐसे मूव कर जाता है। ठीक है, इसका नाम हो गया इंसिडेंट रे। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका ये आर। आइए इस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक टर्म को हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं इंसिडेंट रे। इसे आपतित किरण कहा जाता है। इंसिडेंट रे होता है क्या है? इंसिडेंट रे वो रे होता है जो पारदर्शी माध्यम के तरफ वो क्या करता है, आता है। यानी पारदर्शी माध्यम के तरफ आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, जिसे इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। सेकंड हमारा होता है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण इंसिडेंट होने के बाद जो एक्चुअल पथ से क्या करता है, रे ऑफ लाइट डेविएट कर जाता है, अर्थात विचलित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तीसरा पॉइंट हमारा होता है नॉर्मल। नॉर्मल से अभिलंब बोलते हैं। नॉर्मल यानी कि अभिलंब, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो। नॉर्मल एक प्रकार का इमेजिनरी यानी कि वर्चुअल क्या होता है, ये वर्चुअल लाइन होता है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के साथ दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करता है। ये हाइपोथेटिकल वर्चुअल काल्पनिक लाइन होता है जो कभी भी ऐसा रियल में एग्जिस्ट करता नहीं, ये वर्चुअली होता है। चौथा पॉइंट की बात करते हैं हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जिसे हिंदी बोलते हैं आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जिसे हिंदी बोलते हैं आपतन बिंदु। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और बिंदु पे डाला गया विलंब, बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी पारदर्शी माध्यम के जिस बिंदु पे मिलता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। एक छोटा सा टिनी पॉइंट होता है, क्या ये छोटा सा स्मॉल पॉइंट होता है, स्मॉल ये पॉइंट होता है जहां पे लगभग एनर्जी का लॉस बहुत काफी कम होता है। जानते हैं कि अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दोनों में देखा जाए तो वहां पे होता है क्या, रिफ्रैक्शन में हमारा मीडियम को पेनिट्रेट करते हुए, निश्चित करते हुए वो पार करता है तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है। जबकि मिरर्स से रिफ्लेक्ट करता है तो वहां पे एनर्जी का लॉस काफी कम होता है। देखा जाता है कि हमारा रिफ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो लगभग जो इंसिडेंट एनर्जी की रे का एनर्जी होता है, इस एनर्जी का लगभग 3 से 7% तक एनर्जी का वो लॉस होता है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जबकि हमारा रिफ्लेक्शन में देखेंगे मिरर में तो मात्र 1 से 3% ही एनर्जी का क्या था, वो लॉस होता है। ऐसा क्यों होता है, तो वहां पे क्या होता है ना कि ग्लास में हल्का जस्ट इन करने के बाद वो रिबॉन्सिंग कर जाता है, जबकि यहाँ पे पेनिट्रेट करके वो पार कर जाता है। और 3 से 7% वेरिएशन जिसलिए होता है, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो मीडियम होता है उसके थिकनेस पे डिपेंड करे। ज्यादा थिकनेस होगा एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, थिकनेस कम होगा एनर्जी का लॉस कम होगा। चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है इंसिडेंट एंगल।
आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंसिडेंट एंगल में होता है क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच में जो भी एंगल का फॉर्मेशन होता है क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण। अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। छठा हमारा आता है ये रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल यानी कि अपवर्तन कोण। ये हमारा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। और इसे हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तभी तो यहाँ से हमारा के वैज्ञानिक थे स्नेल, स्नेल सलाम, इन्होंने कहा था कि साइन आई बटा में साइन आर का जो वैल्यू होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। हम अभी आगे जस्ट करता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। हालांकि एक्चुअल में स्नेल सलाम वो नहीं कहता, एक्चुअली हमारा रूल ये कहता है कि जिस मीडियम से आप चल रहे, सपोज हमारा ये मीडियम U1 है, हम आगे चर्चा करें क्रिटिकल एंगल में तो इसी की स्टडी करेंगे। जिस मीडियम से चले, मान ले म्यू1 से चले तो यहाँ पे देख रहे हैं एंगल बन क्या बना, साइन आई बराबर क्या होगा ये म्यू2 गुना साइन। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कितना ये स्नेल ला है। इसी को लोग लिख देंगे साइन आई बटा में साइन आर बराबर हो गया ये म्यू2 बटा में म्यू1। इसका मतलब ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं म्यू2 अभी इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको शॉर्ट में लिखने का हमारा रूल है, जो पहले आपको संख्या दिखे लेफ्ट से राइट जाने में उसी का निकलता, जो लास्ट में होता है उसके रिस्पेक्ट में निकलता है। इसका मतलब ये हो गया माध्यम 2 का अपेक्षिक अपवर्तनांक 1 के रिस्पेक्ट में यानी 1 के तुलना में निकलते हैं। ये हमारा ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कुछ इंपॉर्टेंट हमारा ये टर्म था। फिर से समझते हैं इंसिडेंट है। इंसिडेंट होता है क्या, जो भी हमारा पारदर्शी माध्यम या पदार्थ के नजदीक प्रकाश किरण आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि हमारा ये पॉइंट O है और ये A है, तो O जो होगा एक प्रकार का आपतित किरण होगा। सेकंड में पढ़ते हैं रिफ्रैक्टेड रे, जो इंसिडेंट करने के बाद रे अपने एक्चुअल पथ से क्या करता है, वो डिविएट कर जाता है और वो वर्चुअल बन जाता है। रियल पाथ हो गया, ये वर्चुअल पाथ हो गया। तो जो डिविएट करने के बाद जो ट्रेवलिंग करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण कहते हैं। तीसरा होता है हमारा नॉर्मल यानी कि जिसे बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, तो अभिलंब वह काल्पनिक रेखा होता है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के दोनों तरफ क्या करता है, वो 90 डिग्री यानी कि टोटल 180 का एंगल का फॉर्मेशन करता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यहाँ पे बी लिख दीजिए, अपवर्तित किरण और बिंदु पे डाला गया अभिलंब पारदर्शी मीडियम या मटेरियल के जिस बिंदु पे मिलता है उसे आपतन बिंदु, इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि वो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। अगला देखते हैं इंसिडेंट एंगल। जिस प्रकार से हम मिरर में इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल की बात किए थे उसी प्रकार से यहाँ भी दो एंगल का फॉर्मेशन होता है। पहला का नाम इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल होता है क्या, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, जैसा कि मिरर में हम लोग पढ़े थे, आपतित किरण और अभिलंब के बनने वाले के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आई से और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के सहारा लेके स्नेल ने क्या किया था, ये रूल दिया था जिसे क्या कहा था, ये स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में क्या था, ये कहा गया था कि साइन आई बटा में कितना साइन आर का जो एक रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट ये हमारा एक्चुअल मीनिंग हमारा स्नेल्स लॉ का ये जिसे क्या कहता है, ये शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। आगे से हम एक्सप्लेन करते हैं। चल इसके बाद पढ़ते हैं कि हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या है।
अगला हमारा टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एक लाइन में जाने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या, ये दो अलग अलग मीडियम के अपवर्तनांक का वो एक अनुपात होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं सिंपली बात, एक मीडियम हमारा ये 1 है, ये मीडियम का ये 1, मीडियम का इंडेक्स 1 हो गया, मीडियम का इंडेक्स ये 2 हो गया। जैसे यहाँ पे रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है तो इसको ऐसे एक्चुअल में चलना चाहिए, तो होगा क्या, ये तो ऐसे मूव कर जाएगा या तो वो ऐसे ये भाग जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये डिपेंडिंग करता है कि रे ऑफ लाइट किस मीडियम से, रेयर से डेंसर में चला या डेंसर से रेयर में। हम पहले ही बता चुके हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, या अगर कोई डेंसर से रेयर में जाएगा तो गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कोई प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर क्या होता है, ये मुड़ जाता है, या अगर सघन से विरल में जाता है तो वह अभिलंब से वो दूर भाग जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे μ1 हमारा इंडेक्स दिया हुआ है, यहाँ पे देखा कहता है ये μ2 है। तो अगर हम बात करें, पहले पढ़ चुके हैं म्यू बराबर क्या था, सी बटा में cm, अर्थात अपवर्तनांक होता क्या, प्रकाश की चाल निर्वात में और प्रकाश की चाल किसी माध्यम के जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर यहाँ पे म्यू लिखा जाए, सपोज दैट ये देखा जाए μ1 का वैल्यू 1 तो सी बटन का ये c1 हो जाएगा। अगर ये μ2 लिखा जाए तो सी बटन का ये c2 हो जाएगा। दो अलग अलग मीडियम का क्या निकल गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक निकल गया। अब बात करते हैं कि हमारा मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसे सिंपली शॉर्ट में लिखेंगे, जिसका निकालना होता है उसको पहले लिखते हैं, किसी को रिस्पेक्ट में ये 1 के रिस्पेक्ट में, तो आप ऐसे लिखेंगे। इसी को सिंपली जब रेशियो में लिखेंगे तो μ2 बटा में μ1। अब देखिए μ2 बराबर क्या लिख चुके यहाँ पे फॉर्मूला, तो वहां पे एक हमारा फॉर्मूला चुका है μ2 बराबर c बटा में c2, और ये क्या गया c बटा में c1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा c बटा में c2 और ये c1 बटा में c से c क्या हुआ, कैंसिल, यानी कि c1 बटा में c2। यहाँ पे देख रहे हैं μ2 बटा μ1 बराबर c1 बटा c2। आप यहाँ पे कुछ नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि हमारा 2 1 ये 1 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो होता है वो वेलोसिटी रेशियो के वो रिवर्स होता है। वीआर का मतलब हो गया वेलोसिटी रेशियो। जो वेलोसिटी रेशियो का जो अगर ये देखा जाए वैल्यू होगा, उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम ले लेंगे तो हमको निकल जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसका निकलेगा, तो जो ऊपर में रहता है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। कहीं पे इस तरह से लिख रहा म्यू पी क्यू, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू होगा। और जिसका निकालते हैं, जब उसकी वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं तो उसे हम नंबरेटर यानी कि अंश में रखते हैं, बाकी दूसरों को डिनोमिनेटर हर में रखते हैं। ये हमारा हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर कुछ डेटा देखा जाए तो डायमंड का देखा जाए 24 कितना होता है 2.42, इसका वैल्यू निकल जाएगा, ये डायमंड का हो जाएगा। अगर ग्लास का देखा जाए दिस इज कितना डायमंड, अगर ये ग्लास का देखा जाए तो हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। अगर ये वाटर का देखा जाए तो इसका वैल्यू होता है 4 बटा में 3 यानी 1.33। ये जो हमारा निकल गया, ये इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू अनदर। या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि डायमंड का अपवर्तनांक यानी हीरा का हो गया 2.42, ग्लास का हो गया 3/2 यानी कि 1.5, या वाटर का 4/3 यानी कि 1.33 यानी कि इस पे देखिए आता है। अब बात करते हैं यहाँ से हम क्रिटिकल एंगल की। क्या बात करते हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है।
देखिए एक्चुअली में होता है क्या, अगर कोई रे इस तरह से जा रहा है तो जाहिर सी बात इसे क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। जब मीडियम में चेंजिंग नहीं होगा तब, लेकिन अगर मीडियम में चेंजिंग नहीं होगा तो सीधा जाएगा, लेकिन मीडियम में चेंजिंग होगा तो होगा क्या कि वो अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट कर जाता है, जिससे तो हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर ये डेंसर मीडियम है, क्या ये डेंसर मीडियम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सघन माध्यम है ना, और ये हमारा विरल माध्यम है, क्या ये विरल यानी कि वो रेरर मीडियम है। तो जाहिर सी बात हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर डेंसर सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो पक्का वो अपने एक्चुअल पाथ का डेविएट तो करेगा ही, और वो नॉर्मल से दूर भागेगा। हो सकता है कि भाग के यहाँ पे आ जाए, या और ज्यादा का डिफरेंस हो तो और भागेगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारा भागते हुए क्या करेगा कि वो जो एंगल का फॉर्मेशन करेगा रिफ्रैक्शन एंगल का, वो 90 डिग्री का बना देगा। 90 डिग्री कैसे बनाएगा, तो क्या करेगा, वो डेविएट करते हुए यहाँ पे मूव करना वो स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हमारा कितना का एंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री का। तो जिस समय रिफ्रैक्शन एंगल यानी अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री पूर्व जाए तो उसके संगत में बनने वाले आपतन कोण को क्रांति कोण यानी क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। एक क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन होने के लिए हमारा सबसे पहले रे ऑफ लाइट को ट्रेवल करना चाहिए सघन से विरल माध्यम में, सघन से वो विरल माध्यम में ट्रेवल करना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, फिर समझते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो होता वो अविलंब यानी नॉर्मल से गो अवे फ्रॉम जाता है, यानी कि उसे दूर भागता। अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस हो तो भागते भागते क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल या माध्यम है ना, उसी पे मूव करना वो स्टार्ट करता है। जिसे एक प्रकार का स्पेशल क्या नाम है, ग्रेजिंग इमरजेंस, इसका नाम हो गया ग्रेजिंग इमरजेंस, इसे ग्रेमेज इमरजेंस कहा जाता है। जब कोई कितना अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे ही क्या मूव करना स्टार्ट कर जाए तो इस प्रकार के इमरजेंस को क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री बन जाता है। तो इसके संगत में बनने वाले इंसिडेंट एंगल को, कोरस्पोंडिंग एंगल को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब यहाँ से स्नेल का नियम को यूज करते हैं। अब यूज क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसका मीडियम हो गया μ1, इसका मीडियम क्या हो गया ये μ2। और जनरली क्या होता है, जो μ2 मीडियम होता है हमारा, μ2 होता है वो क्या था, वो एयर, और हम लोग जान चुके हैं कि इसकी वैल्यू 1.00 क्या होता है, ये 3 लगभग कितना होता है, ये 1 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रूल ऑफ द लॉ ऑफ द स्नेल तो कहता है μ1 और यहाँ पे एंगल क्या लिया, साइन IC बराबर μ2 गुना साइन R लेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं μ1 हमारा कोई क्या, ये डेंसर मीडियम है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये μ1 तो होगा ही, साइन IC भी क्रिटिकल एंगल यही होगा वो। अगर μ2 हमेशा जनरली हमारे सिलेबस के लिए क्या मिलता है, ये एयर मिलता है, तो एयर का वैल्यू क्या था, वो 1, और ये साइन R का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं कितना, वो 90 डिग्री, तो साइन 90 हो गया, यानी 1 इंटू साइन 90 का वैल्यू क्या था, वो 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि साइन IC का वैल्यू हो जाएगा 1/μ1 निकल जाएगा। तो यहाँ से जो IC होगा तो निकल जाएगा वो साइन इनवर्स 1/μ1 निकल जाएगा। यही हमारा वैल्यू निकल गया, ये μ1 का आ गया। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे एग्जाम से बोर्ड में पूछा हुआ 2000 बार क्वेश्चन कि डायमंड का आप क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन करें, निकालेंगे कितना, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड। तो कुछ नहीं, सीधी सी बात है, ये सारा प्रोसेस डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे डायमंड लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एयर लिखेंगे, सेम फिगर, और यहाँ पे लिख देंगे एयर, यहाँ पे डायमंड हो गया, यहाँ पे IC हो गया, जो एरो है वो एरो देंगे, ग्रेजिंग इमरजेंस को भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल या मीडियम होगा। अब यहाँ से जो रूल होता है हमारा स्नेल्स लॉ को सीधे लिख देंगे कितना, म्यू अगर डायमंड की है तो डायमंड का निकालेंगे, बाटर होगा तो बाटर का निकालेंगे। डायमंड गुना होगा ये साइन IC बराबर ये तो 1 गुना क्या होगा, ये एयर के लिए तो 1 लेके चलते हैं, और ये R का वैल्यू कितना था, ये 90 डिग्री,
आप लिखिए इसका वैल्यू क्या निकलेगा ये 1, यानी साइन IC बराबर लेंगे तो आपका ये जो वैल्यू जाएगा 1/μ2। और अभी हम कुछ देर पहले लिखे थे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था ये 2.42। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर नहीं जानकारी है तो आपको प्रश्न में ये वैल्यू दे देगा। तो साइन IC जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.24 के आसपास ये आता है, या इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे हम। ये जब निकालेंगे तो साइन 24.4 डिग्री के बराबर, यानी कि हमारा IC आ गया ये 24.4 डिग्री। किसके लिए निकल गया ये डायमंड के लिए निकल गया। इसी प्रकार से अगर आप ग्लास के निकालेंगे, किसका निकालेंगे, ये तो हमारा वाटर के लिए, इस डायमंड के लिए निकला। अगर इसके जगह पे आप सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे ग्लास के लिए तो आपका 44 डिग्री आ जाएगा। अगर यही चीज आप निकाल लेंगे वाटर के लिए तो आपका लगभग 49 डिग्री के आसपास आ जाता है, जिसे कभी कभी देखा जाता है कि बुक वगैरह में या क्या करता है 50 डिग्री दे देता है। तो ये तीनों हमारा निकले कितना, ये डायमंड का, ये ग्लास का, ये वाटर का क्रिटिकल एंगल निकालने का सबसे इजी वे यही है कि जिस मीडियम से चलते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल के साथ में साइन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ये ले लेते हैं। दूसरा क्या था μ2 इंटू ये साइन R होता है। R का वैल्यू ये हमारे साथ 90 डिग्री ही होगा और μ2 का वैल्यू क्या है और क्या एयर के लिए 1 या दूसरा वैल्यू होगा तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिटिकल एंगल के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या होनी चाहिए ताकि वो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन हो। तो कुछ हमारा कंडीशन है क्रिटिकल एंगल के लिए, आइए उसकी बात करते हैं क्या क्या कौन सा कंडीशन है। चलिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के लिए। तो सबसे पहला कंडीशन है कि R का जो वैल्यू होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। R का वैल्यू कितना चाहिए 90 होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे देख रहे हैं IC का जो वैल्यू होना चाहिए हमारा इंसिडेंट एंगल से ज्यादा होना चाहिए। थर्ड बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। प्रकाश किरण को अवश्य ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। चौथा होता हमारा हाई डिफरेंस होना चाहिए। क्या चाहिए वो हाई डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम्स। ये क्या, इसका मतलब ये हो गया। चौथा में पांचवा लास्ट पॉइंट हमारा था इंटेंसिटी या पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ लाइट हाई होना चाहिए। क्या चाहिए हाई। हम 5 पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले देख रहे अगर ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा चीज क्या था, ये क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू होनी चाहिए इंसिडेंट एंगल से ये क्या होगा वो बड़ा होगा। कैसे होगा तो देखिए अगर हम यहाँ पे नॉर्मली की बात करते हैं इस तरह से ये जा रहा और ये बढ़ेगा तो इधर जाएगा और जाएगा तो ये इधर बढ़ेगा। कहने का मतलब ये इस तरह से शिफ्ट होगा तो ये इस तरह से शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब होता है कि इंसिडेंट एंगल से हमारा IC एंगल क्या होगा वो बड़ा होगा। तीसरा होता है रे ऑफ लाइट क्या था मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर क्रांति कोण का फॉर्मेशन के लिए हमेशा हर एक हाल में वो रे ऑफ लाइट हमारा डेंसर से रेयर मीडियम में ही जानी चाहिए। चौथा पॉइंट का था हाई डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों माध्यम के अपवर्तनांक में काफी अधिक का अंतर होना चाहिए। पांचवा पॉइंट का था इंटेंसिटी और पेनिट्रेटिंग पावर। इंटेंसिटी कहने का मतलब काफी अधिक तीव्रता वाला, काफी अधिक लाइट प्रोड्यूस करने वाला वो लाइट होना चाहिए।
या पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब किसी में होल छेद करते हुए काफी जल्दी कितना एक साइड से दूसरे साइड वो क्या वो पहुंच जाए। ये हमारा वह पांचों पॉइंट अगर ऐसा सेटिस्फाई करेगा तब जाके क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।